चलिए बेटा, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है। एक छोटा सा उसमें एक न्यूमेरिकल आता है मास डिफेक्ट का। स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 13, न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई इस चैप्टर का बेटा जो नया फॉर्मेट आया है इस बार रिवाइज, उसके अकॉर्डिंग इसमें बहुत एडिटिंग हुई है। पहले चैप्टर काफ़ी बड़ा हुआ करता था, इस बार सिर्फ इसमें ज़्यादा पार्ट हमें पढ़ना नहीं है। हमें कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस और एक मास डिफेक्ट, दो टॉपिक मेन है, वही देखना है। अपने आप रिवाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग देखेंगे तो इस बार इसमें बहुत एडिटिंग हुई है। एक है कंपोजिशन एंड साइज ऑफ न्यूक्लियस, सेकंड मास एनर्जी रिलेशन मास डिफेक्ट के बारे में हमें पढ़ना है। स्टार्ट करते हैं कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस से। एक न्यूक्लियस कैसे बना है, क्या क्या उसके अंदर न्यूक्लियॉन्स हैं, कंपोजिशन ऑफ अ न्यूक्लियस। बेटा हाइजेनबर्ग ने सबसे पहले प्रपोज किया। हाइजेनबर्ग का न्यूट्रॉन प्रोटॉन हाइपोथेसिस बोलते हैं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस, जो उन्होंने 1932 में करी में दी। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जो उनके पॉइंट्स है वो सब क्लियर डिस्कस कर लेते हैं। उन्होंने बोला कि भैया आपका जो न्यूक्लियन है, न्यूक्लियस है, सॉरी, जो आपका न्यूक्लियस है एटम का, वो दो पॉजिटिव पार्टिकल से मिलकर बना है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यही आपके न्यूक्लियाई के दो मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूक्लियाई, किसी भी न्यूक्लियाई के। चलिए, आपका जो न्यूक्लियस होता है, चलिए एक करके देखते रहते हैं इसका कंपोजिशन के अंदर क्या क्या है, पॉइंट बना सकते हैं। पहला कि आपके न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। सेकंड, आपका न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है। पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है। जो आपके न्यूक्लियस का रेडियस होता है वो 10⁴ होता है, स्मॉलर देन एटम। ठीक है, एक एटम में करीबन 99% जो मास होता है वो आपका कंसंट्रेटेड होता है न्यूक्लियस के अंदर। क्लियर? प्रोटॉन एक पॉजिटिव पार्टिकल है और न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल पार्टिकल है, कोई चार्ज नहीं होता। ये बचपन से आप देखते पढ़ते हुए आ रहे, कोई इसमें कोई नई चीज नहीं है। आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलके आपके न्यूक्लियस के को मास प्रोवाइड करते हैं। प्रोटॉन उसको पॉजिटिव मास प्रोवाइड करता है, दोनों मिलकर मास प्रोवाइड करते हैं, और आपका प्रोटॉन उसको पर्टिकुलर पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड करता है। इसलिए आपका
तो भैया आपका एक एटम जो होता है उसके अंदर पॉजिटिव है एटम, और उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए उसके पास और क्या है, सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपका जो एटम होता है वो बेटा न्यूट्रल होता है, क्योंकि उसके अंदर जितने अमाउंट का चार्ज पॉजिटिव है उतने ही अमाउंट का चार्ज नेगेटिव भी है। चलिए, एक वर्ड यूज होता है इसके लिए, न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स का मतलब होता है बेटा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, जो आपके एटम के न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल प्रेजेंट्स हैं उनको न्यूक्लियॉन कहते हैं। ठीक है, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम न्यूक्लियॉन्स भी कह सकते हैं, क्योंकि ये आपके न्यूक्लियस से प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एटॉमिक नंबर एक और टर्म, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर बेटा हमको बताता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। ठीक है, ये ऐसा बोल देते हैं, एटॉमिक नंबर बताता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। क्लियर हुआ? और अगर मैं बोलूं मास नंबर, इसको नोट करते हैं बेटा हम जेड से। ठीक है, और दूसरा बेटा मास नंबर, मास नंबर इसको नोट करते हैं हम ए से। ये बताता है बेटा हमको टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। क्लियर? तो भैया अगर आपके पास Z प्रोटॉन है तो Z इलेक्ट्रॉन भी होंगे। ठीक है, तो न्यूट्रॉन कितने होंगे? आपको पता है ए डिनोट करता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कॉम्बिनेशन, और Z नोट करता है सिर्फ प्रोटॉन का। तो अगर मैं A में से Z माइनस कर दूं तो मुझे बदल जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो A माइनस Z नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है। तो बेटा आपके किसी एटम का जो एटॉमिक कैरेक्टर होता है, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंबल है, सिंपल सा एक्स जी ए। ठीक है, फॉर एग्जांपल कार्बन 612, मतलब 6 उसके पास Z है, 12 उसके पास A है, मतलब नंबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 6 है, 6 उसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 12 मैंने 6 कर दूंगा तो आपका आ जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। चलिए, ये हो गया आपका कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। चलिए, अब एक और 2-3 टर्म और। अब बात करते हैं बेटा न्यूक्लियर साइज की। न्यूक्लियर साइज की बात करते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस जो कंसीडर किया जाता है, उसका शेप जो कंसीडर किया जाता है स्फेरिकल किया जाता है बेटा।
ठीक है। और रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट से हमने इसके रेडियस को भी हमने काफी एक्यूरेटली हमने इसे कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है। एक्सपेरिमेंट से देखा गया द वॉल्यूम of nucleus is directly proportional to its mass number। मतलब अगर आपका मास नंबर ज्यादा होगा तो आपके उसका वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। सो 4/3 पाई आर क्यूब, वेयर आर इज रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, लेट मैं इसको बड़ा लेता हूं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। इस कांस्टेंट को भी इसी कांस्टेंट के साथ मिक्स कर देता हूं, आर क्यूब, सॉरी अब और वन पावर 1/3 कर देता हूं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 1/3। ठीक है। इसको हटाता हूं, एक कांस्टेंट लेके आता हूं इन सबको मिला के, आर इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3। इसको ध्यान रखिएगा बेटा। ठीक है। इस आर नॉट का जो मतलब है, जो नाम है, ठीक है, रेडियस कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। ठीक है। इसकी जो वैल्यू होती है बेटा, वो होती है 1.2 फर्मी मीटर। ध्यान रखिएगा इस बात को। फर्मी मतलब 10⁻⁻15 होता है। तो हमने देखा कि द रेडियस ऑफ अ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब रूट ऑफ इट्स मास नंबर। मास नंबर का क्यूब रूट से प्रोपोर्शनल है। चलिए, मास नंबर बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा। चलिए, अब छोटे मोटे टर्म है वो देख लेते हैं। वो काफी काम आएंगे इस चैप्टर में। ये चैप्टर पहले एक टाइम पे काफी बड़ा हुआ था, करता था हर साल कुछ ना कुछ उसमें कटने में ही है। चलिए, आपको पता होगा 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट, विच इज इक्वल्स टू 1/12 मास ऑफ कार्बन, मास ऑफ कार्बन 12 एटम। कार्बन 12 एटम के पास एक एटम का जितना मास होता है उसका 1/12 कर देंगे तो 1 AMU बनता है। इसे 1 U भी कहते हैं। ठीक है। जो करीबन कितना निकलता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁷ 1.66 होता है। 1.66 ×-27 किलोग्राम। ये है आपका 1 AMU। और आपको एक और चीज पता है, 1 EV 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, विच इज इक्वल्स टू, डिफाइन द एनर्जी रिक्वायर्ड, याद होगा, W इज इक्वल्स टू W अपॉन में Q इक्वल टू V। सो V इंटू Q इक्वल्स टू W, और इलेक्ट्रॉन हो तो EV, W वर्क मतलब एनर्जी की बात चल रही है यहाँ पर। सो 1 EV 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिफाइंड एज द एनर्जी acquired by an electron when it is accelerated through a potential difference of 1 volt। जब वो 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में एक्सीलरेट करेगा, उसके पास जो एनर्जी होगी वही होगी आपकी बेटा 1 EV। इसकी वैल्यू भी याद रख लीजिए, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है। इसकी अगर मैं हायर एनर्जी, हायर उसकी बात करूं, मतलब 1 MeV, तो EV था तो 10⁻6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, तो ये आ जाएगा 10⁻6 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 कट जाएंगे यहाँ से, 1.6 10⁻⁻13 जूल। ये आपका 1 MeV, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, तो
मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, देखिए दिस इज मास एंड दिस इज एनर्जी। तो बेटा आपकी आइंस्टाइन की क्वेश्चन है, इसमें मास और एनर्जी की भी रिलेशन है। E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर, मास एनर्जी रिलेशन कहते हैं इसको, ठीक है। सो E इज इक्वल्स टू एनर्जी इज इक्वल्स टू मास, ठीक है। एक मैं अब निकालना चाह रहा हूं, एक एटॉमिक मास यूनिट के पास कितना एनर्जी होता है, या वो जब एनर्जी में कन्वर्ट होगा तो कितना उसका एनर्जी उससे मिलेगा। सो वही m 1.6 इंटू 10⁻⁻27 इंटू सी स्क्वायर, 3 इंटू 10⁸ स्क्वायर, ये आ गया जूल। ठीक है, इसको ईवी में कन्वर्ट कर लेता हूं, ईवी में कन्वर्ट किया और वन एक मतलब 1 ईवी से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड कर दिया 1 ईवी से, ये आ गया। इसको जब बेटा सॉल्व करूंगा, यह आ जाएगा 931 MeV। बस ये याद रखिएगा कि 1 AMU इज इक्वल टू 931, अप्रोक्सीमेटली इतना आएगा ये 931 MeV। ये बस आपको यही चीज याद रखनी है कि एक MeV की जो एनर्जी निकलेगी वो 931 MeV निकलेगी, मतलब निकलेगी नहीं, मतलब कि 1 AMU इसके इक्विवेलेंट है 931 वोल्ट, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। चलिए न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, इसको समझने से पहले बेटा पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है उसको देखते हैं, वो है आपका मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट ये देखा जाता है कि आपका मास ऑफ न्यूक्लियस जो है वो उसका जो मास है वो थोड़ा सा कम होता है उसके टोटल मास से, उसके टोटल मास के न्यूक्लियस। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि मेरे पास एक बॉक्स है, इस बॉक्स में 8 मार्बल्स हैं, इन 8 हर एक मार्बल का जो वेट है वो 8 ग्राम है, ठीक है। तो हर एक मार्बल का वेट 8 मार्बल है और 8 ग्राम वेट है सबका, तो 64 ग्राम में वेट मिलना चाहिए इन सबका मिला के, पर ऐसा होता नहीं है, कहीं ना कहीं मास गायब हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। इसको और बेटर एग्जाम्पल से समझते हैं, वैल्यूज लेके बेटर रहेगा, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए अब ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन से स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है वो 16 है, एटॉमिक नंबर उसका 8 है, विच मीन्स उसके पास 8 प्रोटॉन है और 8 न्यूट्रॉन है, सिंपल, क्लियर। चलिए अगर मैं उसके मास ऑफ 8 प्रोटॉन की बात करूं, मेरे पास की वैल्यू ऑलरेडी है 8 मल्टीप्लाई बाय
एक सिंगल का जो है 1.007277 यू, इस एक का है 8, कितना हो गया, कितना आ गया बेटा, 8.058216 यू। सिमिलरली मास ऑफ 8 न्यूट्रॉन, 8 मल्टीप्लाई बाय, ये आपको ऑलरेडी गिवन होगा, डोंट वरी, ये आपको मिलेगा एग्जाम में, 1.008665 यू। ये बेटा है इसका 8 प्रोटॉन का मास, न्यूट्रॉन का मास सॉरी, 8.069320 यू। क्लियर? और जो आपका मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से जो वेट आता है, मास स्कोपी एक्सपेरिमेंट करके जो वेट आता है ऑक्सीजन का, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से जो वेट आता है वो आता है बेटा उसका 15.99493 यू। क्लियर? और हमारे एक्सपेरिमेंट से क्या वेट आ रहा है, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये आ रहा है हमारा मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन को जोड़ूंगा जब मैं, तो आ रहा है हमारा 16 पॉइंट, इसको और इस वैल्यू को मैं जोड़ूंगा 1 पॉइंट, मतलब न्यूमेरिकली ये वेट आना चाहिए 16.12753 यू। क्लियर? तो यहां पर देखिए ये ज्यादा है और ये कम है, तो बाकी मास गया कहां? ये जो मास में डिफेक्ट आता है इसी को बेटा मास डिफेक्ट कहते हैं। अब इस ये गया कहां ये भी आपको मैं क्लियर करूंगा, पर आप आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, सो इसको थोड़ा सा डिफेक्ट कितना आएगा, अगर मैं इसको इसमें से माइनस कर लूं, अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर लूं, जो मास में डिफेक्ट आ रहा है जो वो है बेटा आपका 0.13699 यू, इतना डिफरेंस है। मतलब अगर मैं इसमें ये जोड़ दूं, इसमें इसको जोड़ दूंगा तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो इतने मास का डिफरेंस आ रहा है, डिफेक्ट है इतना, तो यही आपका मास डिफेक्ट। सो मास डिफेक्ट बोलता क्या वो देख लेते हैं। मास डिफेक्ट है क्या, मास डिफेक्ट समझ लीजिए। मास डिफेक्ट है द न्यूक्लियर मास इज फाउंड टू बी ऑलवेज लेस देन द टोटल मास ऑफ इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स। द nuclear mass is found to be always less than the total mass of its individual न्यूक्लियॉन्स। अगर मैं हर एक इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन की बात करके और टोटल मास देखूं, ठीक है, दिस डिफरेंस, द डिफरेंस इन मास of a nucleus and its nucleus और उसके constituent न्यूक्लियस में जो डिफरेंस है मास का, वही मास डिफेक्ट है। इस कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियस इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। यही बेटा मास डिफेक्ट। चलिए इसको सिंपल होने मिक्स मैथ के लिए हम एक फॉर्मूला बना सकते हैं मास डिफेक्ट को फाइंड करने के लिए। देखिए जो मास डिफेक्ट आता है, अब क्या करिए,
इंडिविजुअल का हम निकाल रहे हैं तो ज्यादा आ रहा है, और टोटल वैसे मास देख रहे हैं तो कम है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं मास ऑफ जितने आपके पास प्रोटॉन है उसको मास ऑफ प्रोटॉन प्लस जितने आपके पास न्यूट्रॉन है मास ऑफ न्यूट्रॉन, इससे एक वैल्यू आ जाएगी, इसको माइनस कर लीजिएगा टोटल वैल्यू से, यही मास डिफेक्ट। ठीक है, ये क्या था मैंने, इसका आंसर 16.12 करीब निकला था, और इसका निकला था आपका 15.99। ठीक है, तो यही था मास डिफेक्ट, सॉरी डेल्टा एम। दिस इज टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस, दिस इज मास ऑफ इंडिविजुअल प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, अब ये मास गया कहां, चलिए अब देखते हैं। इसको समझने से मास गया कहां, मास में डिफेक्ट क्यों आया, इसको समझने से पहले बेटा एक सिंपल सा मेरा एक बात सोचिएगा कि आपके पास अगर एक न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा होता है, इससे इससे 10⁴ करीब छोटा है, बहुत छोटा है। इतने छोटे से पार्ट में 10⁻⁻15 फर्मी की रेंज है ये, इतने छोटे से पार्ट में 8 जो है आपके 8, 10, 50, 100 आपके प्रोटॉन रहते हैं। ठीक है, इतने छोटे से पार्ट में आपके सेम चार्ज रह रहे हैं। वैसे नॉर्मल प्रॉपर्टी क्या होती है चार्ज की, कि अगर सेम चार्ज आपस में आए तो क्या करेंगे, रिपेल, फिर भी वो साथ हैं। इनको कौन साथ रख रहा है, इस साथ रखने वाले फोर्स को कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। इस साथ रखने वाले फोर्स को कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। और एनर्जी आई कहां से, कौन दे रहा है एनर्जी, ये एनर्जी आ रही है आपकी मास से, ये एनर्जी आ रही है मास से। जो मास गायब हो रहा था उस मास, वो मास एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, उसी एनर्जी की वजह से ये आपका न्यूक्लियस बंधा हुआ है। अब क्लियर हुआ मास गया कहां, तो आपका बाइंडिंग एनर्जी आता कहां से है, आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग, आइंस्टाइन ने कहा कि आपका एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकता है और आपका मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। तो यहां पर यही हुआ, मास एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, उसी एनर्जी जो छोटा सा मास गायब हुआ था उसी की वजह से आपका ये डिफेक्ट आ रहा था, और उसी डिफेक्ट की वजह से आपका न्यूक्लियस बंधा हुआ है। मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स हैं वो आपस में बाइंड है। क्लियर हो गया आई थिंक। तो मास एनर्जी कितना आया, जितना आपका, आइंस्टाइन ने क्या कहा, जो आपकी बाइंडिंग एनर्जी होगी ई बी इज इक्वल्स टू होगी जितना आपका डेल्टा एम आ रहा था मल्टीप्लाई बाय सी स्क्वायर। बस आपको बाइंडिंग एनर्जी पता करना है तो सी एम पी प्लस ए माइनस जी एम एन माइनस कैपिटल एम को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने सी स्क्वायर से, ये आ गया आपके पास बेटा बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, चलिए, या एक और इसको एक फॉर्म में लिख सकते हैं। आपको पता है 1U बराबर होता है 931.5 MeV अपॉन सी स्क्वायर के। ठीक है, ये आपका रिलेशन था। इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। तो इसकी जगह मैं अप्लाई कर देता हूं, बस आप ई बी आ जाएगा। इसमें आपको फॉर्मूला डेरिवेशन के लिए नहीं आता बेटा, ये फॉर्मूला जो फाइनली ड्राइव कर रहा हूं इसको याद रखिएगा। बस आप Z मास ऑफ प्रोटॉन प्लस A माइनस Z मास ऑफ न्यूट्रॉन
माइनस टोटल मास मल्टीप्लाई बाय 931.5 MeV। ये है आपका बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला। उसको मल्टीप्लाई किया, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट गया, ये आ गया। ठीक है। So what is binding energy? Binding energy of a given nucleus defined as the total amount, the total energy, the total energy, the total amount of energy required to separate the nucleus into its constituent nucleon। मतलब उसको तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, उतनी ही लगेगी जितनी जिस एनर्जी से जुड़े हुए हैं, बाइंडिंग एनर्जी जुड़े हुए जितनी एनर्जी तोड़ने में लगेगी, उससे बदल जाएगा इसका बाइंडिंग एनर्जी कितना था। कितना था वो इतना था, वो डिपेंड करता है उसका एटॉमिक नंबर और मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, सब पे। ये ऑलरेडी आपको एग्जाम में गिवन मिलेगा। क्लियर? जैसा अभी आपको मैंने कराया था एक क्वेश्चन, अभी आपको मैंने क्वेश्चन कराया था, उसमें मैंने डेल्टा एम फाइंड कर लिया था। तो अगर मैं डेल्टा एम को मल्टीप्लाई कर दूं, डेल्टा एम था आपका 0.13699 समथिंग था, मल्टीप्लाई कर दूंगा उससे मैं 931.5 से, आपका आंसर आ जाएगा। यही पूछते हैं, ये था आपके ऑक्सीजन का बाइंडिंग एनर्जी। मतलब ऑक्सीजन के जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं वो आपस में अगर उनसे तोड़ना चाहूं तो मुझे कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। ये रहा आपका बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियॉन्स। चलिए, इसी के साथ आपका ये चैप्टर खत्म हो गया बेटा। थैंक यू।